नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में देखेंगे। बेसिकली हम हिंदू मैरिज एक्ट का आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर द सेक्शंस। आई विल गिव द I will bifurcate the sections in the various parts and it would be easier for you to remember the sections. Right. So let us see what are the categories in which we can divide the Hindu Marriage Act so that we can remember it better. So section 5, section 7 and section 8, they basically tell what a Hindu marriage is. हिंदू मैरिज क्या होती है उसके लिए आपको सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 देखना है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड सेक्शन क्या है? सेक्शन 9 और सेक्शन 10। तो हम देख लेते हैं कि ये चार ब्रॉड कैटेगरी है: हिंदू मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। राइट, तो ये चार मेन कैटेगरी हैं जिसके अंदर आप हिंदू मैरिज एक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। राइट, सो सेक्शन 5 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 5 बेसिकली कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज बताता है। सो इट सेज मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज बट नॉट आइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग और इज ऑफ अनसाउंड माइंड और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, इंसैनिटी और माइनर और विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और स्पिंडाज। यानी कि ये 5 चीजें कहता है कि अगर ये 5 चीजें नहीं है तो दो हिंदू आपस में शादी कर सकते हैं। यानी कि दे मस्ट नॉट फॉल इन विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। व्हाट आर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, व्हाट आर सपिंडाज, व्हाट आर ये सब चीजें क्या होती हैं। राइट, तो ये सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है मैरिज में बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज एंड इफ इट इंक्लूड सप्तपदी इट बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग विद द 7th स्टेप। यानी जो 7 फेरे का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 7 से आता है दोस्तों। राइट, सेक्शन 8 बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल रिलेटिंग टू मैनर एंड subject to conditions prescribed in the Hindu marriage register and omission to make entry or marriage does not invalidate the marriage। यानी कि हिंदू मैरिज की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 8। राइट, हम इन सब सेक्शंस को डिटेल में देखेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये सब सेक्शंस क्या है। राइट, तो सेक्शन 9 कहता है बेसिकली दिस रिलेट्स टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। यानी जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ देता है तो उस केस में क्या होगा? व्हेन आइदर पार्टी विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdraws from the society of the other, the aggrieved party may file petition for restitution of the conjugal right। यानी जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ देती है बिना किसी जायज कारण के तो दूसरी पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ मेरा यानी कि उसका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एनफोर्स किया जाए। सेक्शन 10 कहता है आइदर पार्टी में फाइल अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑन एनी ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 13(1) and wife also on section 13(2) and it will not be obligatory on the part of parties to cohabit after such decree। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है 13 वो बेसिकली डाइवोर्स से रिलेटेड सेक्शन है। तो जो जिन ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है उन्हीं ग्राउंड पे आप जुडिशली सेपरेट हो सकते हैं यानी कि अलग रह सकते हैं और उसके बाद दोनों पार्टीज का साथ रहना जरूरी नहीं है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना जरूरी नहीं है। राइट, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन दी पार्टीज। सो दिस इज सेक्शन 10। नाउ व्हाट इज नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स? सो इसके अंदर दोस्तों काफी सारे सेक्शन है इस पार्ट के अंदर। तो सेक्शन 11 कहता है अ मैरिज बिटवीन टू हिंदूज इज नल एंड वॉइड if one of the party has a spouse living or are within the prohibited degree of relationship or are sapindas।
यानी कि सेक्शन 5 की अगर कंडीशन आपने वॉयलेट कर दी तो आपकी जो मैरिज है दैट बिकम्स void, it becomes void. So section 11 related to void marriages. Now section 12, any marriage solemnized shall be voidable. Now section 12 is voidable marriages. voidable marriage वो होती है जिसमें जब तक अगर आप रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक पार्टी अगर चाहे तो फिर उस चीज मैरिज को खत्म करा सकती है। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity in case of impotency, insanity or unsoundness of mind, or consent obtained by fraud or on pregnancy by a third person. यानी इन ग्राउंड पे आप अपनी मैरिज को खत्म करा सकते हैं, राइट। ये वाली जो मैरिज होती है वॉइड मैरिजेस, ये तो शुरू से जीरो ही इनकी वैल्यू होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर ये जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर देता ये तब तक वैलिड होती हैं, राइट। और इनमें जो इन वॉइडेबल मैरिजेस में जो बच्चे होते हैं वो भी लेजिटिमेट होते हैं, राइट। अ मैरिज में बी डिसॉल्व्ड बाय डिक्री on grounds of adultery, cruelty, desertion, conversion, renunciation, suffering from unsoundness of mind, leprosy, venereal disease and not heard for 7 years or more. यानी इन 7-8 ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स के लिए एंटाइटल्ड हैं या आप डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। सेक्शन 14 कहता है इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर द कोर्ट टू एंटरटेन पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स विद इन 1 year ऑफ मैरिज। यानी कि कोर्ट को 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स नहीं देना चाहिए अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, which we will see when we will discuss this section later on. Now section 15 says when marriage has been dissolved by decree of divorce and there is no appeal, the parties may marry again, right। यानी कि जब पार्टी की जो शादी है वो डिसॉल्व हो गई है या डाइवोर्स हो गया उनके बीच में और वो अपील नहीं करते हैं तो वो पार्टीज दूसरी शादी कर सकती हैं। दिस इज सेक्शन 15। सो एनी चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज शैल बी लेजिटिमेट वेदर डिक्री ऑफ नलिटी इज पास्ड और नॉट, एंड एनी चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव्ड आफ्टर डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ वॉइडेबल मैरिज शैल बी लेजिटिमेट। यानी कि ये बच्चों के स्टेटस के बारे में बताता है सेक्शन। नाउ सेक्शन 17 सेज एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज शैल बी वॉइड if either party has a spouse living and a provision of section 494 and 495 IPC shall apply accordingly। यानी ये बाइगेमी से रिलेटेड है। यानी एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज शैल बी वॉइड, यानी ये बताता है कि मैरिज वॉइड होगी अगर उनके पास स्पाउस लिविंग है एट द टाइम ऑफ व्हेन दिस सेक्शन वाज अप्लाइड, राइट। अगर उनका कोई पार्टनर है तो उस सेक्शन शादी को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, यानी जो छुपा के की जाती है शादी, राइट। नाउ सेक्शन 19 सेज every petition shall be presented to district court, यानी कि जो फैमिली कोर्ट होती है उसको उसका जो जज होता है उसकी इट इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको कहते हैं प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर द मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड और द रिस्पोंडेंट रिजाइड, यानी कि 3 जगह पे हो सकती है जहां पे शादी हुई है, रिस्पोंडेंट रिजाइड्स और पार्टीज लास्ट रिजाइडेड, और वेयर वाइफ एज पिटिशनर इज रिजाइडिंग ऑन डेट ऑफ पिटिशन, यानी कि जहां बीवी रहती है इफ शी इज पिटिशनर, राइट, एंड जहां या वो आखिरी बार साथ रहे हो या जो उनकी जहां पे शादी हुई हो वहां पे, इनमें से 3 में से किसी भी जगह पे जुरिस्डिक्शन है मैरिज के लिए। एवरी प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड इट शैल बी अनलॉफुल टू प्रिंट और पब्लिश सच मैटर, राइट। तो इसलिए आप देखते हैं कि ये जो इसकी जो जनरली जो फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसमें बहुत बार
नेम्स वगैरह हाइड कर दिए जाते हैं. सो दिस कम्स फ्रॉम सेक्शन 22. Section 24, where in any proceeding it appears to the court that either of the party has no sufficient income for support and expenses of the proceeding, it may order the other party to pay. राइट तो ये कहता है बेसिकली अबाउट इंटरिम मेंटेनेंस. राइट तो कुछ और भी सेक्शंस हैं अपील वगैरह के इसमें, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. अब इंपॉर्टेंट है मतलब जो डिवीजन है बेसिकली एक्ट का वो इसी में है. राइट तो ये एक ओवरव्यू है हिंदू मैरिज एक्ट का. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.